ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को आगे क्या करेंगे, चलेंगे। आज उसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है ना। मुझे पता है ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग बच बचा के रहिए थोड़ा। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट तक स्टडी कर ली थी। ठीक है ना। देखिए, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और साथ ही साथ क्या है, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक। देखिए, हमने क्या किया कि दो स्टेबल कंपाउंड या सिंपल सॉल्ट हमने क्या किया, इधर देखिए सब लोग प्लीज। हमने दो सिंपल सॉल्ट या ये कह लीजिए स्टेबल कंपाउंड को एक साथ ले लिया। एक KCl ले लिया और दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है ना। हमने इसको क्या किया, हीट करना चालू किया। हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और हमने इसको तब तक हीट किया जब तक कि ये क्या ना हो जाए, वेपोराइज ना हो जाए। ठीक है ना। तो ये होता क्या है, आगे चल के वेपोराइज होता है, और वेपोराइज होने के बाद हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं एक कहाँ, दूसरी जगह पे। ठीक है ना। ये क्या हो चुका है, वेपोराइज। वेपोराइज। ठीक है ना। हाँ, हमने इसको क्या किया, दूसरी जगह पे कलेक्ट किया और इसको फिर से क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया। इसको फिर से क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो नया कंपाउंड बना है, हाँ, ये जो नया कंपाउंड है, या तो ये डबल सॉल्ट हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है। ठीक है ना। या तो ये क्या हो सकता है, डबल सॉल्ट, या तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है ना। जैसे हम मान लीजिए हमने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने क्या क्या ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने इसको वेपोराइज करके क्या किया, फिर से इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया। तो जो नया कंपाउंड बनेगा क्या, और KCl प्लस MgCl2 और 6H2O। जो नया कंपाउंड बना है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट। ठीक है ना। हम इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं, कार्नालाइट। हम इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं, कार्नालाइट। अब होता क्या है कि इस कार्नालाइट को हमने क्या किया, वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। इसको हमने कहाँ डिजोल्व कर दिया, हाँ, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। कार्नालाइट को हमने कहाँ डिजोल्व किया, वाटर के अंदर। ठीक है ना। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में ये साल्ट क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या बनेगा, पोटेशियम आयन, साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन, और साथ ही साथ क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। हाँ, यानी ये जो साल्ट हमारा बना हुआ है, हाँ, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम से मिल करके जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में क्या कर जाते हैं, रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। ब्रेक करने के बाद अगर हम इसका टेस्ट करें, ठीक है ना, तो ये पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देंगे, मैग्नीशियम आयन का भी टेस्ट देंगे और क्लोराइड आयन का भी टेस्ट देंगे। क्लियर है। तो ऐसे सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट या दो स्टेबल कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे सॉल्ट जो कि दो स्टेबल कंपाउंड या सिंपल सॉल्ट का क्या हो, एडिशन हो, साथ ही साथ इसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद यह अपने रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर जाए और सारे आयंस का क्या करे, इंडिपेंडेंट टेस्ट दे। सारे आयंस का क्या, इंडिपेंडेंट टेस्ट दे, जिससे ये बने हुए हैं। ठीक है ना। इस तरह के सॉल्ट को क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। इस तरह के सॉल्ट को क्या बोलेंगे,
डबल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो कार्नालाइट अपने आप में क्या है, डबल सॉल्ट है। कार्नालाइट अपने आप में क्या है, डबल सॉल्ट है, ठीक है ना। साथ ही साथ जितने भी डबल सॉल्ट्स होते हैं उनके स्टेबिलिटी या ये कह लीजिए उनका एग्जिस्टेंस केवल सॉलिड स्टेट में होता है। दे स्टेबलाइज ओनली इन सॉलिड स्टेट, लेकिन वो सॉल्यूशन में जाने के बाद उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो रेस्पेक्टिव आयंस में क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ चलिए, तो डबल सॉल्ट आप लोग क्या करिए, नोट करेंगे, ठीक है ना। डबल सॉल्ट से हम चालू करेंगे, तो हेडिंग डालिए डबल सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज combination of two or more simple salt या फिर स्टेबल कंपाउंड और स्टेबल कंपाउंड। क्लियर है। इट ओनली एग्जिस्ट इन, इट इज ओनली स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, it is only stable in solid state but break into its respective ions in solution, ठीक ना। सॉल्यूशन में अपने रेस्पेक्टिव आयंस में क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। इस एग्जांपल देखिए, तो इस एग्जांपल क्या है, दिस वन इज द कार्नालाइट। दिस वन इज कार्नालाइट। और क्या एग्जांपल हो जाएगा, एलम, जितने भी तरह के एलम होते हैं, ठीक है ना। जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। दिस वन इज पोटास एलम, ये क्या है, पोटास एलम। और दिस वन इज मोहर सॉल्ट। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कार्नालाइट, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नालाइट, ठीक है ना, जो है उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, 6। इसमें कितने हैं, 24H2O, ठीक है ना, किसके, पोटासियम के अंदर, और मोहर सॉल्ट के अंदर 6, ठीक है ना। ये हेक्सा क्या है, हेक्साहाइड्रेट है। क्लियर है। चलिए इतना नोट करिए। अच्छा एक बात और लिख लीजिएगा, ठीक है, ये जो डबल सॉल्ट होते हैं उस क्या जिस भी आयंस से ये मिल करके बने होते हैं उसका क्या देते हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। इसमें जगह नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो हम नोट करा दे रहे हैं। चलिए देखिए, और डबल सॉल्ट का क्या प्रॉपर्टी होता है। डबल सॉल्ट में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्या, कि जिस भी आयन से मिल करके बना होता है वो सॉल्यूशन के अंदर उसका क्या करता है, टेस्ट देता है। क्लियर है ना, बोलिए। तो
डबल सॉल्ट gives taste of all ions all ions by which it is made up of। ठीक है ना, ये जिस भी आयन से मिलकर के बने होते हैं वो सबका इंडिपेंडेंट टेस्ट ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर देते हैं। जैसे देखिए मोर सॉल्ट में अमोनिया का भी टेस्ट देंगे, आयरन का भी टेस्ट देंगे और साथ ही साथ सल्फेट का भी टेस्ट देंगे। तीन तरह के इसमें क्या है, आयंस है ना। हो गया। चलिए आगे चलें। इधर देखिए, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जिसका कि अगर हम कॉम्बिनेशन कर दे, जैसे हमने केसीएन ले लिया, ठीक है ना, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना, इसका कॉम्बिनेशन हम कर दें FeCN के साथ, फेरस साइनाइड, ये हमारा क्या है, फेरस साइनाइड, और ये हमारा क्या है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना। ये एक्चुअली बनता क्या है, FeCN होल ट्वाइस इंटू 4KCl। देखिए अगर देखा जाए तो पिछले सॉल्ट की तरह ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट है, या ये कह सकते हैं कि ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना। यह कॉम्बिनेशन है पोटेशियम साइनाइड का जो अपने आप में स्टेबल होता है, और यह कॉम्बिनेशन है फेरस साइनाइड का जो अपने आप में क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन जब इनको हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, जब हम इनको क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, तो इसको टेस्ट देना चाहिए कि इसको टेस्ट देना चाहिए था किसका, फेरस का, साइनाइड का और पोटेशियम का। इसको टेस्ट किस किस चीज का देना चाहिए था, फेरस का, साइनाइड का और पोटेशियम का। लेकिन इस कंपाउंड में हमें फेरस का टेस्ट मिलता ही नहीं, हमें फेरस का टेस्ट नहीं मिलता है, हमें साइनाइड का भी टेस्ट नहीं मिलता है। टेस्ट मतलब अगर हम केमिकल टेस्ट करने जाएं, प्रैक्टिकल करने जाएं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जाएं इसकी, ठीक है ना, तो इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस में न तो हमको फेरस का टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, न तो साइनाइड का मिलेगा, ठीक है, केवल किसका मिलेगा, पोटेशियम का। इट मींस कि इसमें आयरन और साइनाइड का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, मतलब आयरन और साइनाइड इसमें ब्रेक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो आयरन और साइनाइड के बीच का जो बॉन्ड का नेचर है वो डबल सॉल्ट के नेचर से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में किस तरह का नेचर ऑफ बॉन्ड है, क्लियर है ना। सिंपली अभी हम बात कर लेते हैं कि ऐसे सॉल्ट, हाँ, जो कि दो स्टेबल कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो लेकिन वो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद कंप्लीटली ब्रेक न करे, ठीक है ना, और जिस भी आयन से ये मिलकर के बने होते हैं उस सबका इंडिपेंडेंट टेस्ट न दे, तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि पोटेशियम साइनाइड एक साथ रह जाता है, बोलिए, और सॉरी फेरस साइनाइड एक साथ रह जाता है और पोटेशियम अलग रहता है, क्लियर है ना। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है,
complex salt. It is combination of two or more stable compound. ठीक है ना, दो स्टेबल कंपाउंड का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इट इज स्टेबल इन इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। इट इज स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन फेज। ये सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। इट इज नॉट कंप्लीटली ब्रेक इन द सॉल्यूशन, यह पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज नॉट कंप्लीटली ब्रेक इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस, इनटू रेस्पेक्टिव आयंस। क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। नोट करिए इसको। लुक देखिए इधर, दिस इज द डबल सॉल्ट। अच्छा डबल सॉल्ट, अरे सॉरी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक बात और ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिस भी आयन से मिलकर के बना होता है वह सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट टेस्ट उसका नहीं देता है। अगर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जाएं तो वह जिस भी आयन से मिलकर के बना है उस सबका अलग अलग टेस्ट नहीं देगा। जैसे इस पर्टिकुलर में आयरन का टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, हाँ, लेकिन किसका टेस्ट देगा, पोटेशियम का। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आयरन और साइनाइड इन दोनों की अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही ये दोनों क्या हुए, आपस में कंबाइन हुए, आयरन और साइनाइड दोनों की अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, और ये दोनों मिल करके एक नई आइडेंटिटी के साथ क्या होते हैं, अवतरित होते हैं, ठीक है ना। बोलिए, तो दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, ऐसा क्या हो जाता है इन दोनों में, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर और बेसिकली कि ऐसा क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कि ये दोनों ये अपना इंडिपेंडेंट टेस्ट नहीं देते हैं। इसके लिए स्टडी करी थी सबसे पहली बार एक स्विस केमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वार्नर। स्विस केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड वार्नर। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, उन्होंने ऐसा क्यों बताया कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है ना, देख लीजिए जरा। बेसिकली अल्फ्रेड वार्नर्स थियरी, हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, वार्नर्स थियरी। वार्नर्स थियरी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड लिया, दिस वन इज द कोबाल्ट क्लोराइड, इसमें उन्होंने पास किया अमोनिया, इसमें उन्होंने क्या पास किया, अमोनिया, ठीक है ना। तो जो नया कंपाउंड बना COCl3.6H2O, ठीक है ना, इसका उन्होंने रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ, ठीक है ना, और जो उनको मिलता है 3 मोल ऑफ AgCl, ये प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, सिल्वर क्लोराइड का। क्लियर है ना। और उन्होंने
जो सिल्वर नाइट्रेट था ये किस में लिया था? एक्सेस में। सिल्वर नाइट्रेट को किस में लिया था? एक्सेस में। पहली बार उन्होंने सॉरी, दिस इज द NH3, दिस इज द NH3, NH3, ठीक है ना। अच्छा इधर देखिए, जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कलर था वो क्या था? येलो। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या था? कलर क्या था? येलो। पहली बार उन्होंने कितने मोल अमोनिया का यूज किया? 6 मोल। नेक्स्ट टाइम में उन्होंने क्या किया कि इसी कोबाल्ट क्लोराइड के साथ उन्होंने अमोनिया के मोल को कम कर दिया। अब उन्होंने अमोनिया का कितना मोल लिया? 5 मोल। अमोनिया का कितना मोल लिया? 5 मोल। COCl3 डॉट हाइड NH3। बोलिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो कलर निकल के आया वो कलर क्या निकल के आया? पर्पल, ठीक। और जब उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो उनको केवल कितने मोल प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर? दैट इज द 2 मोल, दैट इज द 2 मोल, ठीक है ना। उन्होंने 1 मोल अमोनिया कम किया तो 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन भी क्या हो गया? कम हो गया। बोलिए। नेक्स्ट उन्होंने एक और काम किया, अमोनिया के मोल 1 मोल और कम कर दिया, ठीक है। तो COCl3 डॉट 4NH3 होगा ना। बोलिए, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर। और इसका जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया किसके साथ? AgNO3 के साथ, तो उनको केवल क्या मिलता है? 1 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होते हुए दिखता है। उन्होंने कितने मोल अमोनिया का यूज किया? 4 मोल। तो AgCl का प्रेसिपिटेशन कितने का हुआ? 1 मोल का, ठीक है ना। बोलिए। नेक्स्ट वन जो था, अच्छा 1 मिनट और, ये जो अमोनिया था, ठीक है ना, बेसिकली इसमें 2 कलर हमको क्या होते हैं? ऑप्टेन होते हैं। इसमें वायलेट भी मिलता है। क्या मिलता है? वायलेट, ठीक है ना। AgNO3 और इसका जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है? 1 मोल का। क्लियर है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, स्पेशली नीट में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है ना। कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड जब 6 मोल अमोनिया के साथ कंबाइन करता है तो इसका कलर क्या होता है? येलो। 5 मोल के साथ कंबाइन करता है तो पर्पल। 4 मोल के साथ कंबाइन करता है तो ग्रीन और वायलेट दोनों हो सकता है। क्लियर है ना। पूछता है कि ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl है प्रेसिपिटेट होने का वो कितने का है। तो अगर 6 मोल अमोनिया रहेगा तो AgCl कितना मोल होगा? 3 मोल। अगर ये 5 मोल रहेगा तो ये 2 मोल, 1 मोल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो स्पेशली आप लोग इसका क्या याद रखिएगा? कलर याद रखिएगा और कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ ये याद रखिएगा। इसको नोट करिए। तो हम बताते हैं कि इसके बाद वार्नर्स ने इसमें क्या बताया। क्लियर है, नोट करिए। चलिए हो गया। तो बेसिकली देखिए अल्फ्रेड वार्नर ने क्या बताया कि ये जो अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो रहे हैं? प्रेसिपिटेट हो रहे हैं AgCl का, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो हमारा क्या है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर ठीक है ना, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड साथ में क्या? अमोनिया, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि जो इस कोबाल्ट का क्लोरीन के साथ जो लिंकेज है, लिंकेज का मतलब बॉन्डिंग,
ठीक है ना। इस कोबाल्ट का इस क्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग है और इस जो अमोनिया के साथ बॉन्डिंग है, उन दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है ना। इस कोबाल्ट का इस क्लोरीन के साथ जैसा बॉन्डिंग है, उस नेचर का बॉन्डिंग अमोनिया के साथ नहीं है, ठीक। और AgCl तभी बन सकता है कि जब इस कंपाउंड में से यह क्लोरीन ब्रेक होकर के क्या आयंस के फॉर्म में आ जाए, तभी AgCl क्या होगा, बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, यही ना। तो उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोबाल्ट दो तरह की वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना। इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कोबाल्ट शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, कोबाल्ट शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, ठीक। एक तो प्राइमरी वैलेंसी, और उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्लियर है, ये क्या होती है, आयोनाइजेबल, ये जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, ये किस तरह की वैलेंसी होती है, आयोनाइजेबल, यानी क्लोराइड, ये जो हमारा क्लोरीन है, ये कोबाल्ट के साथ किस तरह की वैलेंसी शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी, तभी तो सिल्वर के साथ ये प्रेसिपिटेट हो पा रहा है AgCl। बोलिए, दूसरी तरह की वैलेंसी उन्होंने बताया सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरी तरह की वैलेंसी उन्होंने बताया, और वो कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अमोनिया शोज सेकेंडरी वैलेंसी, अमोनिया शोज कौन सा, सेकेंडरी वैलेंसी, और ये कभी क्या नहीं होता है, आयोनाइजेबल नहीं होता है, ये कभी आयोनाइज नहीं होता है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो कोबाल्ट है, हाँ, कोबाल्ट के साथ जो सेकेंडरी वैलेंसी है, हम उसको इस तरह से क्या करेंगे, दिखाएंगे, किसके साथ, बॉन्ड के साथ, बोलिए, हमने सेकेंडरी वैलेंसी को किससे दिखा दिया, बॉन्ड के साथ। लेकिन व्हाट अबाउट प्राइमरी वैलेंसी, तो उन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी को हम कहीं भी दिखा देंगे, बट विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, किस लाइन के साथ, डॉटेड लाइन के साथ, क्लियर है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो शोड बाई क्या, लाइन, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, जो आयोनाइजेबल वैलेंसी होता है, हम उसको डॉटेड लाइन के साथ क्या करते हैं, शो करते हैं, क्लियर है। बोलो, इतना नोट करिए, तो फिर आगे बताते हैं। इसको ऐसे भी थोड़ा सा लिख लीजिए, सेकेंडरी वैलेंसी शोन बाई क्या, डार्क लाइन या लाइन, और जो प्राइमरी वैलेंसी हमारी होती है, ठीक है ना, दैट इज शोन बाई डॉटेड लाइन। ये किसने बताया था, अल्फ्रेड वार्नर ने, ठीक है ना। अभी और भी बहुत कुछ बताया है, इसको नोट करिए, तो उसको भी बता रहे हैं। देखिए, इतना समझ में आया। बाकी उन्होंने क्या बताया, इस अल्फ्रेड ने, कि जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी शो करने वाले ग्रुप हैं, जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी शो करने वाले ग्रुप हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें अमोनिया, ठीक है ना, तो उनका क्या होता है, एक फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ये जो अमोनिया का अरेंजमेंट होगा,
ठीक है ना, वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक फिक्स पोजीशन पे क्या होंगे, अपने आप को ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड होता है उसका एक फिक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है ना, या ये कह लीजिए जो मॉलिक्यूल होता है उसका एक फिक्स शेप बन जाता है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हम इसको और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, यानी स्ट्रक्चर या स्पेशियल अरेंजमेंट या ये कह लीजिए शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि द मॉलिक्यूल्स, द आयंस या फिर ग्रुप, ठीक है ना, बाउंड विथ, बाउंड नहीं बॉन्डेड लिख लीजिए जरा अच्छा रहेगा, बॉन्डेड विथ सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज द मेटल, कोबाल्ट क्या है, मेटल, विथ मेटल एटम, मेटल एटम बाई सेकेंडरी वैलेंसी, secondary valency, clear, by secondary valency has fixed spatial arrangement, spatial arrangement, ठीक है ना। इसको और क्या बोलेंगे, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन क्लियर है। अभी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को और डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, हो गया। अच्छा देखो, अब जो है इस मॉलिक्यूल का जो क्या है रिप्रेजेंटेशन, अब वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, देखिए जरा, अब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, दिस इज द कोबाल्ट, बोलिए, और दिस वन इज द अमोनिया, ये हमारा कोबाल्ट है और ये अमोनिया है जो कि क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, बोलिए। हम ऐसे ग्रुप या आयंस जो कि सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं या जो कि नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है ना, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ऐसे आयंस या ग्रुप जो कि आयोनाइजेबल होते हैं हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। इज दैट क्लियर। तो देखो इसमें क्या था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अल्फ्रेड वार्नर ने जो स्टडी किया, ठीक है ना। तो अमोनिया तो क्या हो रहा है, अमोनिया तो इसमें आयोनाइज हो ही नहीं रहा है, कौन आयोनाइज हो रहा है, क्लोराइड है, क्लियर है। अब देखो अगर अमोनिया 6 था तो यहाँ पे 3+ लेंगे तो हमारा क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3-, हाँ, मतलब जब अब इसका AgNO3 के साथ कराएंगे तो 3 मोल क्लोराइड आयन 3 मोल सिल्वर के साथ क्या करेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अमोनिया कितना कर दिया, 5 मोल, तो अब क्या दिक्कत है कि 5 मोल जब अमोनिया करेंगे, हाँ, तो अमोनिया कितना हो गया, 5, लेकिन इस कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, मतलब एक क्लोरीन बाहर से कहां जाएगा, अंदर, बोलिए। अब ये क्लोरीन तो आयोनाइज हो नहीं रहा है, कितने क्लोरीन केवल आयोनाइज होंगे, 2 क्लोरीन, तो केवल 2 मोल हमको क्या मिलेगा, हाँ, AgCl, बात समझ में आ गई। चलिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतना नोट कर लीजिए।
फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर में किसको क्या नाम देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो क्या है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना है ना, तो दो तीन चीजों को तो एकदम क्लियर रखो, ठीक है ना। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होते हैं, यूज होते हैं, बाकी कहीं और यूज नहीं होते हैं। तो उन टर्म्स को बिल्कुल जानते रहिए, ठीक है ना। बोलिए। तो टर्मिनोलॉजी इन क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या करने का तरीका है, अभी हमने आपको बताया, सॉरी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है कुछ इस तरह से है। बोलिए। अच्छा देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, तो किसके अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम क्या कह लेते हैं, कोऑर्डिनेट स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आ गई वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर में। तो दिस वन इज नोन एज द कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है ना। इस कोऑर्डिनेट स्फीयर में ये जो हमारा होता है दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, बेसिकली बिहेव एज अ लोन पेयर एक्सेप्टर। किसकी तरह बिहेव करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर की तरह। ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, हाँ, समटाइम्स ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट, सॉरी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अच्छा उसके बाद जो लोन पेयर डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, दे आर नोन एज द लिगेंड। हम उनको क्या कहते हैं, लिगेंड्स, ठीक है ना। अच्छा इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर जो आयोनाइज होकर के बाहर निकल जाता है, हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। हम इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर या आयोनाइजेबल आयन, आयोनाइजेबल आयन। क्लियर है? दिस इज मेथड टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्लियर है ना। बारी बारी से हम सबको देखेंगे इसमें, ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए हो गया। तो आज हम लोग इसमें जिस चीज की शुरुआत करने वाले हैं आज, ठीक है ना, तो पुराने जमाने में होता था ना, लोग क्या करते थे, दादा दादी कहानियां सुनाया करते थे, आप लोग को याद हो तो, ठीक है, कि किसी राक्षस की जान किस में होती थी, तोते में, ठीक है ना। हाँ समथिंग जो पहले अरेबियन नाइट्स की जो कहानियां होती थी, आलिफ लैला जो टाइप का आता था, उसमें क्या होता था कि एक राक्षस होता था, उसकी जान कहाँ होती थी, तोते में, और वो तोता बहुत दूर रहता था। तो उस राक्षस से लड़ने की जरूरत नहीं है, आप उस तोते को जाकर मार दीजिए, राक्षस अपने आप मर जाएगा। क्लियर है? राक्षस अपने आप क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आपको किसको मारने की जरूरत है, केवल उस तोते को मारने की जरूरत है। हाँ उसी तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का जो राक्षस है ना,
इसकी सारी जान बसती है किसमें, लिगेंड में। तो लिगेंड वो होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे राक्षस को क्या करने का काम करेगा, मारने का काम करेगा, ठीक है। अगर आपको लिगेंड एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिगेंड्स। क्या पढ़ने वाले हैं, लिगेंड्स, ठीक है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, हाँ, लिगेंड्स आर आयंस, लिगेंड्स आर, बस इतना, इसको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिखे, लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर, लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर ग्रुप या फिर आयंस, ठीक है ना। जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात देखें तो बेसिकली 3 तरह के लोन लिगेंड होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़िए, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि तमाम तरह के क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा लिगेंड में, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, चार्ज। अब देखिए, चार्ज के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड होते हैं और कैटायनिक लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिगेंड जिसपे क्या, किसी तरह का कोई चार्ज न हो, हाँ, ऐसे लिगेंड जिसपे निगेटिव चार्ज हो और ऐसे लिगेंड जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। अच्छा, लिगेंड्स को हम और क्या कह सकते हैं, आल्सो नोन एज लेविस बेस। और किसकी तरह बिहेव करते हैं ये, लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बोलो, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है ना। Such type of ligands, have lone pair electron, have lone pair electron to donate क्या, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। डोनेट सेंट्रल मेटल एटम। जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ताकि वह सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सके, डोनेट कर सके। क्लियर है, नोट करिए इसको। चलिए, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, हाँ, न्यूट्रल लिगेंड के अलावा एनायनिक लिगेंड। इसका एग्जांपल्स पूरा का पूरा कल मैं एक साथ नोट कराऊंगा, ठीक है ना। पूरा एग्जांपल एक साथ नोट कराऊंगा मैं, ठीक है। एनायनिक लिगेंड क्या होता है, एनायनिक लिगेंड, हाँ, एनायनिक लिगेंड क्या होता है, कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, लिगेंड विच
कैरी निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इस पे क्या कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और जो थर्ड टाइप का होता है दैट इज द कैटायनिक लिगेंड। जो थर्ड होता है वो क्या होता है, कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, ठीक है ना। और कैटायनिक लिगेंड कौन सा चार्ज कैरी करेगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज। लिगेंड विच कैरी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह के लिगेंड नंबर में बहुत कम होते हैं, एक ही दो है, ठीक है ना, तो उसको हम देखेंगे। तो जितने तरह के लिगेंड है, न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक, ठीक है ना, इनके बारे में कल स्टडी करेंगे। और हमें लगता है कि कल और अगले 2 क्लासेस हमारे लिगेंड पे ही होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू टू ऑल।